हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर। वेलकम टू डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। देखिए, जीवन और सत्ता ये हमेशा संघर्ष से ही चलता है। आप अपना जीवन देखिएगा। जब माँ के गर्भ में शिशु होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में, एक कोशिकीय जीव के रूप में, तब से लेके जन्म लेने तक और मृत्यु तक जीवन का इतिहास जो है वो सिर्फ संघर्ष और संघर्ष और संघर्ष का ही इतिहास है। सत्ता का भी इतिहास ऐसा ही है। जब से कोई व्यक्ति मानव इतिहास में सत्ता में आया है और तब से लेके आज तक सत्ता सिर्फ संघर्ष के बाद ही मिलती है। तो अभी भारत में आजकल जो देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर तरफ एक संघर्ष चल रहा है। लेकिन इस संघर्ष में आप मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका भी स्टेक इसमें लगा हुआ है। इस संघर्ष के कौन हिस्सेदार है, सबसे पहले समझिए इस बात को। एक तो वो जो अभी सत्ता में है, दूसरे वो जो सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और तीसरे वो जो कि इस संघर्ष से प्रभावित होने वाले, यानी कि आप और हम। और चाबी किसके पास है? वो भी हमारे पास ही है। तो देखिए, ये जो बीमारी है, संघर्ष की बीमारी, इसकी डायग्नोसिस मैं बताऊंगा, और इलाज डेमोक्रेसी में हमेशा आपके पास ही होता है, यानी कि जनता के पास। तो कौन सी दवा देनी है, किसको वोट देना है, ये आप खुद डिसाइड करिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईस्ट की तरफ चलते हैं। जो कुकी और मैतेई का संघर्ष है वो आपसे छुपा नहीं है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन इधर कल परसों एक इंसिडेंट हुई है कि भारत के तिरंगे को जलाने का प्रयास किया है कुकी लोगों ने। देखिए, मैं मान सकता हूं कि आपको मैतेई से घृणा है, मैं मान सकता हूं कि जो मैतेई हैं वो सनातन को मानते हैं और आप ईसाइयत को मानते हैं, और ईसाई का अपना जाल है वहाँ पे। और एक तरह से यूं समझिए कि एक हिडन स्टेक है, जो जब भारत को डिप्लोमेटिकली कुछ चीज़ें मनवानी होती है यूरोपियन यूनियन को, तो एक्टिवेट कर देता है। या चाइना को कभी कुछ करना होता है तो म्यांमार के थ्रू कुछ कर देता है, ताकि जो है जब जब डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही हैं तो उसमें एक अपर हैंड लिया जा सके। लेकिन भारत के तिरंगे को जलाना ये क्या बताता है, आप खुद समझिए। क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ कि तिरंगे को जलाना एक तरह का देशद्रोही है। तो पहली घटना तो ये हो गई। फिर चलते हैं साउथ की ओर। साउथ में क्या हो रहा है? साउथ में पहले जो संघर्ष था तमिलनाडु में, जो कि पेरियार थे और मिशनरीज का जो जॉइंट कंबाइंड एफर्ट, जो यूरोपियन फोर्सेस भारत को डिस्टेबलाइज और तोड़ने के लिए कर रही थी, लगभग 200 सालों से, 200 सालों का इतिहास है। पेरियार उनका एक फेस था पेरियार। तो पहले जो था डिवाइड था वो नॉर्थ साउथ का था, द्रविडियन और सनातनी। फिर हुआ सनातन को मिटाना है। और अब जो हुआ, जो वहाँ के विधानसभा में, तमिलनाडु विधानसभा में जब राज्यपाल अभिभाषण के लिए आए, तो डिस्पाइट हिज मल्टीपल रिक्वेस्ट, जनगण के लिए कोई भी जो डीएमके का विधायक है वो खड़ा नहीं हुआ। ये क्या बताता है? आप खुद समझदार हैं, क्या बताता है। मैं बहुत नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल्स ऑलरेडी बहुत सारा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया में चल रहा है। और मेरे साथ समस्या क्या है कि मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड नहीं यूज़ कर सकता है। वैसे रोस्ट करने के लिए एक बिहार का लड़का है, मिसिंग हिज नेम, बहुत बढ़िया रोस्ट करता है वो। बिहार का लड़का है, मैं अभी नेक्स्ट में नाम बता दूंगा उसका, बहुत अच्छा रोस्ट करता है, आप उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तीसरी घटना है जो हरियाणा और दिल्ली और पंजाब में घट रही है। देखिए, पंजाब में सुप्रीम कोर्ट को ये जो कुछ लफंगे हैं या आतंकी है, सुप्रीम कोर्ट को वो किसान नज़र आते हैं। हालांकि उनके पास BMW है, मर्सिडीज़ है, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक हैं, ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं जो बहुत नसीब वालों को भी नहीं मिलती हैं। आईफोन से शूटिंग कर रहे हैं। मेरे पास तो अभी मैंने S23 हाल ही में ख़रीदा है। मैं लूटपाट तो कर नहीं पाता उनकी तरह, खैर जो भी है। तो ये सारी सुविधाओं से लैस होके जो सड़क पे आतंक मचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो किसान है, और विपक्ष की नज़र में भी किसान है, और लेफ्ट के अभी जो बहुत सारे विंग्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, उनकी नज़र में भी वो किसान है। ये अलग बात है कि उनके अधिकार हैं, पर पूरे भारत के लोगों के अधिकार नहीं है। पूरे भारत को एक तरह से हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है, दिल्ली को एक तरह से कैद करने का प्रयास किया जा रहा है। जो रेल रोकी जा रही है उनमें जो लोग मर जाएंगे, कुछ मेडिकल कंडीशन क्रिटिकली इल लोग होंगे जो एम्बुलेंस में मर जाएंगे, उनके अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में बेमानी है। अब ये किसान जो आंदोलन है, आज इस पे विशेष चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, डायग्नोसिस बहुत आसानी से हो जाएगी, आप खुद समझ जाइएगा कि बीमारी कहाँ है। मेरे कुछ सवाल है। सबसे पहले
सबसे पहला सवाल क्या है कि आप ये बताइए कि 2010 में आप आसपास के लोगों को देखिएगा, खुद पता चल जाएगा 2010 में और 2022 में किसानों के जो जीवन है, क्या उसमें कोई अंतर आया है या पहले से खराब हो गया? अगर पहले से खराब हुई है उनकी हालत, तो निसंदेह भारत की केंद्र सरकार, आज जो भी इसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो दोषी होंगे। क्या उनका जो एमएसपी है 2010 की तुलना में 2022, 23, 24, क्या उसमें कितनी % की बढ़त हुई है? अगर 2010 में के रेफरेंस को मान लें और इन्फ्लेशन को जोड़ दें, महंगाई को जोड़ दें, तो क्या आज जो उनको एमएसपी मिल रहा है उसमें जो बदलाव हुआ है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है? अगर उसकी तुलना में एमएसपी कम है, आप खुद पता कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो 115% का इंक्रीज़ हुआ है पिछले 10 सालों में। तो आप अंदाज़ा लगाइए, क्या एमएसपी सरकार ने कम कर दी है? जो पहले फसलों की बात, जितने पहले फसलें जो 23 फसलें एमएसपी में आती थी, आज भी उतनी ही आती हैं, और उनमें कितना बदलाव हुआ है? तीसरा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट जो है वो 2005 में जब आया और 2007 में कांग्रेस के गवर्नमेंट में जब नई किसान की नीति बनी, तो स्वामीनाथन आयोग की बातों को उस वक्त क्यों नहीं माना गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आज इतना हो हल्ला हो रहा है। आज कांग्रेस ने बोला है कि सत्ता में आते ही वो सपोर्ट कर देंगी, तो पहले क्यों नहीं किया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए कि उस वक्त क्या दिक्कत हो गई थी आखिर। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो मैं डेटा देख रहा था, अलग अलग सोर्सेज थे, तो एक मोटा माटी कैलकुलेशन, जो सारी अगर डिमांड्स उनकी मान ली जाए, सिर्फ अगर एमएसपी की डिमांड मांगी जाए तो 10 लाख करोड़ का जो एक्सचेकर है, वो खर्च है, जो बर्डन है, वो आने वाला है, भारत केंद्र सरकार पे पड़ने वाला है। उसके अलावा जो उनकी 200 दिनों की जो 700 रुपये पर डे की जो दिहाड़ी वाला जो मनरेगा वाला था स्कीम, उसके अलावा 10,000 जो पर मंथ पेंशन वाली स्कीम, एक कंबाइंड उसका अगर मोटा मोटी हिसाब लगाया गया, बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी ऑनलाइन ही देखा है, तो वो लगभग 36 लाख या 35 लाख करोड़ के आसपास बन रहा है। और भारत का जो टोटल बजट है, यूनियन बजट जो होता है, वो 45 लाख करोड़ का है। आप समझिए, और वो बजट जो 45 लाख करोड़ का है, वो 6% जो है डेफिसिट बजट है। मतलब क्या कि 6% जो पैसा है टोटल 45 लाख करोड़ का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं से बोरो करेगी, कहीं से लेगी, वो कर्ज में लेगी। तो अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मोटा मोटी जो है वो, और जो डेफिसिट बजट हो जाएगा वो 80%, 85% और इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है डेवलपमेंट का? क्या ये पॉसिबल है भारत सरकार के लिए करना? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और भी चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण, जो कहीं मैंने मीडिया में इस चीज़ की चर्चा ही नहीं सुनी है। भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, और WTO का जो प्रावधान है वो कहता है कि आपको धीरे धीरे सब्सिडीज ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जो कंट्रीज हैं, वो मार्केट को ग्लोबल बनाने के लिए जो सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है, उस पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। और ये प्रेशर ऑलमोस्ट मतलब 15-20 साल से लगातार पर डे बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए ध्यान दिया होगा आपने कि जो 6,000 पर ईयर जो गवर्नमेंट किसान सम्मान निधि देती है 2-2 हज़ार करके, वो डायरेक्ट सब्सिडीज के रूप में नहीं दे रही है, बल्कि अलग से किसान को हेल्प में दे, मतलब कि किसान को उपज में सब्सिडी नहीं दे पा रही है, क्योंकि आप WTO के प्रावधानों का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये भी बहुत ध्यान में रखना है। एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी खाद्य पदार्थ जो किसान, जो सो कॉल्ड किसान इधर के उपजाते हैं, उनका इंटरनेशनल प्राइस क्या है? तो इंटरनेशनल प्राइस अभी जो MSP दी जा रही है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं गेहूं की बात करूं, तो वर्ल्ड मार्केट में गेहूं का प्राइस जो है वो मोटा मोटी 18 to 20 रुपीज़ पर केजी चल रहा है। वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करते रहता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, लेकिन अभी जो MSP है वो 2 रुपये ज़्यादा है, 22 रुपये सम पैसा है अभी जो MSP है। तो आप ये समझिए कि क्या किसी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है कि इससे भी ज़्यादा MSP दिया जा सकता है? तो आप ये सब देखिए। एक तो ये फैक्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब ये इंसिडेंट हो रहे हैं, तो एक तो ये जो कारण हो गए ये मैंने बताया, इन घटनाओं का क्या कारण है? एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ के प्रधानमंत्री अपने आप को समझते हैं भाई साहब, मैं नाम लूँगा नहीं, उनको बहुत ही जल्दी ईडी अरेस्ट करने वाली है, क्योंकि 5 जो समन्स थे, उन्होंने समन जब ईडी ने दी तो गए नहीं,
तो अल्टीमेटली कोर्ट ने बोला है कि नेक्स्ट डेट में आपको हाजिर होना है, तो बहुत उम्मीद है कि वो अरेस्ट होने वाले हैं। तो आप समझिए कि इसके पीछे किन लोगों का सबसे ज्यादा, अगर कि अभी जो इंसिडेंट हो रहा है किसान आंदोलन, उनमें उन्हीं भाई साहब का रोल है। आप ये चीज बाद में आपको कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगी ये बात। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या है कि अभी चुनाव आने वाला है। चुनाव अगर आ रहा है तो आपको पता है कि सत्ता का संघर्ष तो होना ही है। अभी तक सब शांति थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अचानक चुनाव की तारीख जब नजदीक आने वाली है तो किसान का आंदोलन हो गया। वो भी तब जब अब संसद बैठ नहीं सकती है, संसद का जो है वो टर्म ओवर हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी कानून बनाना तो पॉसिबल नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसान आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में भी, बाकी कॉन्टेक्स्ट में ही आपको बताऊंगा कि देखिए जिस तरह से इंडिया का स्ट्रेचर बढ़ रहा है अराउंड द ग्लोब, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि करेंट गवर्नमेंट अगली बार भी सत्ता में है। ये अलग बात है कि ये ऑलमोस्ट श्योर हो चुका है कि गवर्नमेंट रिटेन होने वाली है, लेकिन ना तो यूएस चाहता है, ना कनाडा चाहता है, ना यूरोपियन यूनियन चाहता है, ना चाइना चाहता है, ना पाकिस्तान चाहता है, कोई इवन रशिया भी नहीं चाहता। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, एक कॉमन सेंस आप समझिए, एक राजा जो स्ट्रांग है तो क्या वो चाहेगा कि उसके पड़ोस वाला राजा बहुत स्ट्रांग हो? ये राजनीति और डिप्लोमेसी का बेसिक मूल मंत्र है। चाहेगा कि उसके आसपास की सत्ता जो है वो कमजोर रहे ताकि उससे इजी डीलिंग हो सके, वो अपनी बातों को मनवा सके। तो अभी देखिए यूरोपियन यूनियन अभी बैन लगाने की प्रिपरेशन कर रही है। एक अलग वीडियो में बताऊंगा आपको बहुत सारी चीज़ों पे, ड्यू टू रशिया इंडिया रिलेशनशिप, जब जो इंडिया बहुत सारी जो ऑयल परचेज कर रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में, इस पर एक अलग वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी नहीं चाहता इंटरनेशनली कि भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग हो। ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना रशिया, ना ईयू, ना आपको कनाडा, ना आपको यूएस। तो हर कोई चाहता है कि मोदी जी यहां से चले जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं एक साथ चुनाव के पहले, इसको आप सिंगल आइसोलेटेड इंसिडेंट्स के रूप में मत देखिए। आप इसको जब एज ए होल देखिएगा तो आपको बड़ी पिक्चर क्लियर होगी कि ये सारी घटनाएं अभी क्यों हो रही हैं, इसका अभी तात्कालिक होने का क्या कारण है और क्या अचीव करना चाहते हैं लोग। तो जब आप वोट देने जाइएगा तो इन घटनाओं को बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपके इंटरेस्ट में क्या है। क्या आपके इंटरेस्ट में स्टेबल गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट है जो आपके बच्चों को रोजगार दे सकती है? क्योंकि अगर स्ट्रांग और स्टेबल गवर्नमेंट रही, किसी की भी हो, ठीक है, तो आपका ग्रोथ अच्छा होगा, तो आपके यहाँ इंडस्ट्री आएगी, तो आपके यहाँ एफडी आएगा, तो आपके यहाँ जो इंटरनेशनल जो बैंकर्स है वो इन्वेस्ट करेंगे, अपने पेंशन फंड लाएंगे, जो एजेंसीज है जो होल्डिंग्स रहती है बहुत सारी कैश कंपनियों की जो इन्वेस्ट करती हैं वो आएंगी। तो आपका जब आपका पीस होगा तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपके यहाँ जो और विजिटर्स आएंगे उससे ग्रोथ होगा। तो आप ये देखिए कि आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, और सच का साथ देना बहुत जरूरी। देखिए मेरे जैसे लोग, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक वीडियो बनाता हूँ तो ये समझिए कि उस शाम को मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं कोई इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं पॉलिटिक्स पे डायरेक्टली कमेंट भी नहीं कर सकता, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, इसलिए मैं आईआर के थ्रू इस तरह की चीज़ों को बहुत सॉफ्ट वे में बोलता हूँ। लेकिन आपको ये जिम्मेदारी है, आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपका डिसीजन क्या होगा तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो जब ये वोट देने जाइएगा तो ये जरूर देखिएगा कि जब आप ट्रेन में जा रहे थे, जब आपकी गाड़ी जो है वो फंस गई थी एम्बुलेंस किसी जान पहचान वाले की या आपके किसी रिश्तेदार की, तो इन लोगों ने क्या किया था। थैंक यू वेरी मच।